हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इन दिस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपके 12th बोर्ड का दोस्तों फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपन ने समाप्त कर दिया, एंड कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक जो था दोस्तों, ठीक, उसका अपन ने एंड कर दिया। पहला चैप्टर क्या था दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। सेकेंड चैप्टर क्या है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी में आप बोल सकते हो दोस्तों वैद्युत फ्लक्स। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है। इसमें मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको उसे समझना जरूरी है दोस्तों, ठीक। ध्यानपूर्वक फोकस कीजिए, अटेंशनली पूर्वक फोकस कीजिए अपने स्क्रीन पर दोस्तों। मैं यहाँ पर अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप जानते होंगे दोस्तों। एरिया वेक्टर को आप क्या कह सकते हो? एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल, वेक्टर मीन्स होता है सदिश, क्षेत्रफल सदिश। दोस्तों ध्यान पूर्वक यहाँ पर अटेंशनली पूर्वक ध्यान दीजिए। किसी का एरिया जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है, ऐसे मैं आपको बना दूँ, ठीक। ये आप क्या देख रहे हो? ये क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनना है। ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है दोस्तों, ठीक। ये क्या है? ये कोई सरफेस है। इसका एरिया जो होगा, ध्यानपूर्वक सुनना है, इसका जो एरिया होगा, ऐसे कोई सरफेस है मानो, ऐसे, ठीक। ये ऐसे नहीं है दोस्तों, ऐसे है, ऐसे रखा गया है। इसका एरिया जो होगा वो हमेशा कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। ध्यान देना, ऐसे परपेंडिकुलर होगा हमेशा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, सरफेस का एरिया वेक्टर जो होता है, सरफेस है, क्षेत्रफल होगा उसका, कुछ ना कुछ उसका क्षेत्रफल होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जो सरफेस हो, ठीक, उसका क्षेत्रफल होगा। जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल दोस्तों, एरिया, वो सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हमेशा क्या होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर होगा। इसे अपने माइंड में आप बिठा लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत चैप्टर में ये काम आने वाला है दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो उसमें भी इसका बहुत यूज होता है दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने माइंड में बिठा लो कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होता है दोस्तों। ऐसे आप देख सकते हो, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे नहीं, यहाँ पर आप इसे ऐसे मत देखना, यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक, ऐसे सरफेस रखा है। तो इसके परपेंडिकुलर जब एरिया वेक्टर होगा तो ऐसे इसी डायरेक्शन में तो होगा दोस्तों, ऐसे इसी डायरेक्शन में होगा। ये कोई एरिया वेक्टर है, ठीक। ये मान लो कोई सरफेस है, इस प्रकार से ध्यान देना, ये सरफेस है, ठीक, ये सरफेस है दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनना है अब आपको। यदि मैं मानूँ इसका एरिया क्या है? वेक्टर है। मैंने बताया इसका, इस सरफेस का एरिया जो है वो वेक्टर ए है दोस्तों, ठीक। ध्यानपूर्वक सुनना है। अब इसका जो वेक्टर के रूप में हम इसे लिखेंगे, इसे कैसे? मैं इस लाइन को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं दोस्तों तो क्या लिखूंगा? इस लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे बोल देता हूं वेक्टर, ये कोई एन कैप है। क्या है दोस्तों? वेक्टर एन कैप है दोस्तों। एन कैप क्या है? इकाई सदिश, एकांक सदिश, इसे आप बोल सकते हो यूनिट वेक्टर। ध्यान से सुनना, मैंने आपको कई बार बताया हुआ हूँ, यूनिट वेक्टर का जो दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है दोस्तों। उसे आप किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ ये इतना ही शो करता है कि जो है क्वांटिटी जो आपने ली है, जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, उसका डायरेक्शन ही शो करता है। इकाई सदिश जो यूनिट वेक्टर होता है दोस्तों, उसे एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसे आपको ध्यानपूर्वक लर्न करना चाहिए दोस्तों, ठीक। और जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसी क्वांटिटी के डायरेक्शन को शो करता है, ठीक। यहाँ पर क्वांटिटी क्या है? एरिया वेक्टर ए है, और मैंने इसके जो डायरेक्शन माने हैं एन कैप मान लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो दोस्तों, इसकी जो पूरी हो जाएगी, यदि आप एरिया वेक्टर को यदि आप डायरेक्शन के रूप में लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एन कैप डॉट वेक्टर ए। यही तो होगा दोस्तों, ध्यान से सुनना है। ये क्या है? ये डायरेक्शन बता रहा है, किसका? एरिया, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है। एन कैप क्या है? डायरेक्शन बता रहा है कि ऊपर की ओर और है, और क्या है? सरफेस के
परपेंडिकुलर है। हमेशा ध्यान रखना एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऐसे सरफेस इस साइड, जैसे मान लो सरफेस ऐसे रखा है, ऐसे मान लो, तो इसका डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर होगा। दोस्तों ध्यान देना, सरफेस ऐसे तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा एरिया वेक्टर का। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना। ऐसे सरफेस है, इसका डायरेक्शन ऐसे नीचे भी हो सकता है दोस्तों, ऐसे तो इधर भी हो सकता है। इसका जो है क्या दोस्तों, एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। दोस्तों इस साइड भी ऐसे हो सकता है। ठीक, ध्यान देना है आप। तो ये होता है एरिया वेक्टर। यहाँ पर एक नोट्स दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। मैं यहाँ पर नोट्स लिख देता हूँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नोट्स क्या है, नोट्स ये है, नोट्स है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना। नोट्स क्या है, नोट्स ये है जो दोस्तों, जो एरिया वेक्टर है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ध्यान से सुनना, मैं नोट्स लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, क्या है दोस्तों, इज ऑलवेज, हमेशा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इसे मान लो एरिया वेक्टर, ध्यानपूर्वक सुनना। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इसे आपको रिप्रेजेंट किया है वेक्टर से। ठीक, इज ऑलवेज, क्या होगा, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज, हमेशा जो है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना दोस्तों, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस दोस्तों, टू द सरफेस। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट्स आपको याद रखना है दोस्तों। मैंने इसके नोट्स लिख दिए हैं। आप यदि कहीं पर भूल जाते हो तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो हमारे वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो दोस्तों। क्या है, ये नोट्स आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज, हमेशा, ऑल एनी केसेज में हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। दोस्तों ये आपको हमेशा याद रखना है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के पहले। दोस्तों ध्यान से सुनना है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपने 11th में सुना होगा दोस्तों, एक होता है एंगल और एक होता है दोस्तों सॉलिड एंगल के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एंगल को आप बोलते हैं कोण, जिसे उसका जो यूनिट होता है दोस्तों रेडियन होता है, मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों। ठीक, और यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज होने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सॉलिड एंगल, घन कोण, आपने सुना होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड, क्या है दोस्तों, सॉलिड एंगल, इसे आप बोल सकते हो घन कोण, घन कोण। दोस्तों आपने ये आपने 11th में जो है फर्स्ट चैप्टर वाले में पढ़ा होगा आपने। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉलिड एंगल का क्या है दोस्तों, घन कोण, आप इसे बोल सकते हो। ये दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैं आपको बता दूं, पहले इसके जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एंगल को बताया था, थीटा, डेल्टा, गामा, कुछ भी से रिप्रेजेंट, फाई, कुछ भी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर एंगल, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना है, ओमेगा से। ये क्या है दोस्तों, ये है ओमेगा। ये क्या है दोस्तों, ये है ओमेगा। आप जानते हो कि दोस्तों 12th के स्टूडेंट हो, ठीक। ये है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अब मैं आपको बता दूं इसका जो यूनिट होता है, ध्यान से सुनना है, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल दोस्तों क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। स्टेरेडियन, इसे आप स्टेरेडियन या आप बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो स्टेरेडियन। ठीक, हिंदी में आप इसे लिखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है दोस्तों।
ये आपको ध्यान रखना है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों ओमेगा से। अब मैं इसकी जो है इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या है, ध्यानपूर्वक आपको वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक स्पीयर लेता हूँ दोस्तों, क्या, गोला आप कह सकते हो, ठीक। मैं यहाँ पर एक स्पीयर लेता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो क्या है, ये एक स्पीयर है दोस्तों, ठीक। ये क्या है दोस्तों, एक स्पीयर लेता हूँ और इसमें चार्ज जो है फैले हुए हैं, इसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं दोस्तों, एक समान रूप से। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे जो है इसमें चार्ज जो है ऐसे जो है फैले हुए हैं, या कंट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, ठीक। आप जो है ध्यानपूर्वक देख सकते हो, ये चार्ज मैंने यहाँ पर दिखा दिए, ठीक। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर जो है इसके सरफेस पर कोई सॉलिड एंगल लेता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे मैं यहाँ पर मान लूँ इसका जो है सेंटर, और यहाँ पर मैंने इसके जो है इसके सरफेस पर कुछ हिस्सा जो है कवर कर लिया, कुछ क्या है दोस्तों, कुछ इस हिस्सा जो है इसके सरफेस पर कवर कर लिया दोस्तों, ठीक। एज्यूम कर लिया कि इतना हिस्सा है जो है, ये पूरा होता है दोस्तों ओमेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका कोड जो हो जाएगा एंगल। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, तो आपको 100% जो है क्लियर होगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है। स्फीयर का रेडियस मैंने r मान लिया है, और ये थोड़ा सा मैंने क्षेत्रफल जो है एज्यूम कर लिया है। ये जो है क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल एरिया वेक्टर है, तो ये थोड़ा सा जो क्षेत्रफल मैंने काट लिया है, एज्यूम कर लिया है, उसका जो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, वेक्टर DA। ध्यान से सुनोगे तो 100% जो है आपको क्लियर होगा। ये क्या है दोस्तों, वेक्टर DA, ये है वेक्टर DA, ठीक। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, इसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल घन कोण। ये थोड़ा सा DA के कारण जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो D ओमेगा बनेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बनेगा, D ओमेगा बनेगा। अब ये D ओमेगा जो होता है दोस्तों, ये D ओमेगा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था, एंगल इक्वल टू होता है रेडियस। ध्यान से सुना, एंगल इक्वल टू होता है किसके, आर्क बटे रेडियस। एंगल इक्वल टू होता है आर्क बटे रेडियस। आर्क कितना है इसका, DA। ध्यान से सुनना है आपको, इसका आर्क जो है DA है, ठीक। यहाँ पर आप लिख सकते हो D ओमेगा का जो फार्मूला होता है, सॉलिड एंगल जो होता है, वो दोस्तों क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनोगे तो 100% आपको क्लियर होगा। ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से उसे समझाने वाला हूँ, ठीक। जो D ओमेगा होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। D ओमेगा जो होता है, D ओमेगा होता है D वेक्टर DA अपान होता है R² के। ये आपको 100% याद रखना है दोस्तों। जो सॉलिड एंगल घन कोण का फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो D ओमेगा इक्वल टू एरिया वेक्टर DA अपान R²। R क्या है दोस्तों, रेडियस है इन इस सरफेस का, इस स्पीयर का दोस्तों, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो स्पीयर आप जानते होंगे, स्पीयर का जो पूरा ये क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कितना है दोस्तों, कितना होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो DA है, एरिया वेक्टर DA, एरिया वेक्टर जो DA हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4πr²। यही तो होता है दोस्तों, यही तो होता है किसका, स्पीयर का क्षेत्रफल, स्पीयर का पूरा क्षेत्रफल 4πr² होता है। अब DA की वैल्यू आप यहाँ पर जब पुट करोगे, DA की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, D ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, D ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4πr² के, R² से R² क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो 100% आपको क्लियर होगा। ये आप इस प्रकार से ना लिख करके दोस्तों, ध्यान सुनना, ये आप इस प्रकार से ना लिख करके इसे आप कैसे लिखोगे, ध्यानपूर्वक सुनना है। मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये एरिया वेक्टर DA नहीं होगा, ये है
ए, एरिया ए, ये ध्यान रखना, ए जो है क्षेत्रफल है, एरिया है। इस स्फीयर का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको चलना है, डी ओमेगा क्या था, डी ओमेगा था इक्वल टू डी ए, वेक्टर डी ए अपान आर स्क्वायर के, वेक्टर डी ए अपान आर स्क्वायर के दोस्तों, ठीक ध्यान से सुनना है आपको। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आर स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू डी ए, एरिया वेक्टर डी ए के, एरिया वेक्टर डी ए के दोस्तों, ठीक। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों, क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना है, यदि आप ओमेगा फाइंड करना चाहते हो इस पूरे सरफेस का, इस पूरे स्फीयर का ओमेगा फाइंड करना चाहते हो, ये तो आपने डी ओमेगा था दोस्तों, थोड़े से सरफेस के कारण, एरिया वेक्टर ए के कारण, रेडियस आर के कारण जो छोटा सा सॉलिड एंगल है वो आपने डी ओमेगा इक्वल टू एरिया वेक्टर डी ए अपान आर स्क्वायर। यदि आप स्फीयर का पूरा सॉलिड एंगल ओमेगा फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन आपको कर देना है दोस्तों, ऐसे इंटीग्रेशन करोगे, ठीक, ध्यान पूर्वक सुनना। आर स्क्वायर क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर है यहाँ पर कांस्टेंट, रेडियस क्या है कांस्टेंट, तो रेडियस बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है एरिया वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया वेक्टर डी ए हो जाएगा। इसे आप क्या लिखोगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसे आप लिखोगे डी ए के, एरिया वेक्टर डी ए के दोस्तों, ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। यहाँ पर आप लिख सकते हो वेक्टर ए, ठीक, ध्यान से सुनना है आपको तो 100% क्लियर होगा। यहाँ आप एरिया वेक्टर नहीं लिखो तो वेक्टर नहीं लिखोगे दोस्तों तब भी चलेगा, क्या है आर स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए। आपको यदि आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है अभी 11th में तो इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो होता है ऐसे जैसे है दोस्तों, इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, ठीक, इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स हो जाता है और प्लस सी होता है दोस्तों, एक कांस्टेंट हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू ए, यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा सी और यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा सी, दोनों इक्वल हैं दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो, ए की वैल्यू यहाँ से लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से सुनोगे दोस्तों तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी वैल्यू लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर के। अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनना है, आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू आप क्या फाइंड कर सकते हो, ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो 4 पाई के इक्वल आएगा दोस्तों, किसके, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई के इक्वल आएगा। और ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, कौन वाला फार्मूला, ये फार्मूला जो ओमेगा, टोटल ओमेगा है स्फीयर का 4 पाई और जो छोटे से सरफेस वेक्टर डी ए के कारण जो सॉलिड एंगल होता है डी ए वो इक्वल टू होता है एरिया वेक्टर डी ए अपान आर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैंने बताया इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, स्टिक रेडियन और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। आई होप आपको ये सारी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। आप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यदि दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप क्या कीजिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो रोज़ के डेली अपलोड करता रहता हूं दोस्तों, ठीक। आपको उस वीडियो को रोज़ डेली पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना होगा दोस्तों, तो बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपको जो है इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी दोस्तों, ठीक। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो यदि आपने नहीं किया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।